नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसको लेकर देश में लगातार चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि धारा 370 जिस तरीके से हटाई गई, अब उसी तरीके से देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। लगातार इसको लेकर बैठकें हो रही हैं और अब आयोग ने कई धार्मिक संगठनों से राय भी मांग ली है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कितना जरूरी है और क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवेद कुरैशी जी जुड़े हैं। नवेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है, हालांकि 2016 में सरकार ने उस वक्त कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीरियस है और जल्द ही देश में लागू कर सकती है। देखिए रोहित, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी ही। जब बीजेपी का गठन हुआ था, जब जनसंघ से बीजेपी बनी थी या जनसंघ भी बना था, तब बीजेपी और जनसंघ का 3 मुद्दे थे, जो कह सकते हैं कि 3 ऐसी चीजें थी जो बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा था। उस कोर एजेंडे में कश्मीर से धारा 370 हटाना था, यानी कि एक संविधान एक विधान वाला जो उनका नियम था वो लागू करना था। दूसरा था राम मंदिर को बनवाने का, और वो दोनों ही काम पूरे हो चुके हैं। तीसरा जो मुद्दा था वो बाकी था, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मुझे लगता है कि ये सबसे सही और मुफीद वक्त है, क्योंकि आप इस वक्त मेजॉरिटी में हैं और उसी को लेकर अब मोदी सरकार से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। कोशिश यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बार बार बयान आते हैं वो यही है कि किसी तरीके से एक मत एक राय कर लिया जाए और बिना किसी संशय के इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन मत भूलिए, 370 के वक्त तो इससे भी ज्यादा बयान उठे थे कि 370 कोई नहीं हटा सकता, संविधान इसकी इजाजत देता है, संविधान में ये लिखा है, संविधान में वो लिखा है, लेकिन 370 हटा, ये मत भूलिए। और संविधान में अगर हम यूसीसी की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी को लेकर साफ किया गया है। आपको मैं थोड़ा सा एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी ये है कि जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माता संविधान निर्माता जब अंबेडकर साहब थे, उनसे जब चर्चा हो रही थी और जब उनसे यूसीसी के ऊपर पूछा गया तो वो यूसीसी लागू करने के पक्ष में थे। लेकिन उस वक्त कई मुस्लिम संगठन ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया और बाद में इसे हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी आर्टिकल 44 में ये साफ निर्देशित किया गया कि राज्य के हिसाब से, इसमें साफ साफ लिखा है, मैं आपको वो आर्टिकल 44 में जो लिखा है यूसीसी को लेकर वो पढ़ के सुना देता हूं। इसमें सीधे सीधे ये लिखा है कि राज्य समग्र भारतीय क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यानी कि वो मानते थे कि एक वक्त के साथ इसकी जरूरत पड़ेगी, और वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमारे पास देखिए कई सारी चीजें हैं। धर्म के आधार पर हम जो है सिविल जो कानून है उसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। आपको ये अगर मैं और थोड़ा सा साफ शब्दों में समझाऊं तो भारत के अंदर 2 तरह के कानून चलते हैं रोहित। एक चलता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा चलता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आता है हत्या, रेप, मर्डर और दूसरे इस तरह के, वो यानी कि किसी को आप हानि पहुंचाते हो तो उसके लिए जो भी कानून लगता है वो क्रिमिनल लॉ में आता है, और उसको लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। जो शख्स मर्डर करेगा, रेप करेगा, हत्या करेगा, उसके ऊपर एक तरह का कानून लगेगा। लेकिन सिविल लॉ में ऐसा नहीं है। सिविल लॉ के अंदर शादी आता है, सिविल लॉ के अंदर आपका संपत्ति का बंटवारा आता है, यानी कि आपकी पिता की संपत्ति आएगी तो किस तरह से बेटे या बेटी में बटेगी। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी को लेकर सवाल आता है, तलाक का मसला आता है, ये सारे सिविल लॉ में आते हैं। और इसीलिए सिविल लॉ जब बात होती है तो हिंदुओं के हिसाब से अलग हो जाता है, मुस्लिमों के लिहाज से अलग हो जाता है। लेकिन नवेद जी आएंगे, उस विरोध पे आएंगे, उस विरोध की बात करेंगे जो आप जिक्र कर रहे हैं, उस विरोध की बात हम करेंगे कि किस तरीके से जब संविधान बन रहा था यूसीसी लागू किया गया, उसके बाद फिर विरोध हुआ, हटाया गया। लेकिन अभी आपने एक चीज कही कि ये बेहतर वक्त है, मेजॉरिटी में आप हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर वक्त मुझे नवेद जी ये लग रहा है कि देखिए जो आपके 3 मुद्दे थे वो आपके पूरे हो गए। आपने 2014 2019 आप, हाँ 3 में से 2 पूरे हुए। 2014 2019 आप शानदार तरीके से जीते। 14 के बाद आपने चीजें अपनी जो बोली थी उनमें से 2 बड़े मुद्दे आपने पूरे किए। लेकिन 16 में यही सरकार कह रही थी कि यूसीसी की जरूरत इस देश में नहीं है। लेकिन अब जब 24 सामने है तो एक बार फिर से यूसीसी जिंदा हो रहा है, तो 24 देखकर ही सरकार क्या अब खेल खेलने वाली है क्या? बिल्कुल खेल खेलने वाली है। और मैं अगर 2016 की बात करूं तो 2016 में माहौल क्या था वो समझने की कोशिश कीजिए। 2016 में यूसीसी से बड़ा मुद्दा था राम मंदिर।
यूसीसी अगर आजादी के पहले से आ रही चर्चा का मुद्दा है तो राम मंदिर तो और पहले का मामला है, उसको सुलझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए सरकार के वो बयान आप समझ सकते हैं कि क्यों आए होंगे, क्योंकि राम मंदिर मुद्दे के ऊपर जो एक मत राय थी, आप सोच सकते हैं जिस तरीके से सरकार ने का मामला टैकल किया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त क्या हुआ था हम भूले नहीं है, किस तरीके से लोग प्रोवोक होकर सड़कों पर आए थे। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से आया, सरकार ने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया और लोग समझे, लोग माने। मैं देश के मुसलमान की तारीफ करता हूं इस बात पर कि कोर्ट के कानून के हिसाब से जो राम मंदिर का फैसला आया उसमें वो साथ खड़े रहे। ऐसे वक्त में अगर यूसीसी की भी बात की जाती तो लेकिन फिर यही सवाल है, क्या यूसीसी में धर्म विशेष वाले भी साथ खड़े होंगे? क्योंकि अलग कानून है, अलग क्या कहते हैं, दक्षिणी आप चले जाइए, उधर चीजें अलग हैं, उधर विवाह की प्रथा अलग है, उधर संपत्ति का बंटवारा का प्रथा अलग है। तो क्या आप मान लें कि इस बार भी हर धर्म एक साथ खड़ा रहेगा जब यूसीसी लागू होगा? तो देखिए अभी क्या हुआ है, किस वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हलचल पैदा हो चुकी है। 22वें लॉ कमीशन ने अपनी तरफ से सबसे राय मांगी है, 30 दिनों का वक्त दिया है। तमाम जो धार्मिक संगठन जो कि रजिस्टर्ड है उनसे कहा गया है कि वो जो समान नागरिक संहिता पर कुछ भी सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, आप अपनी बातें रखें। आप ईमेल के जरिए भी इतना इजीली बना दिया है, ईमेल के जरिए आप अपने रजिस्टर्ड उसके जो प्रोफार्मा होता है उसके ऊपर भेज दीजिए या बाय पोस्ट भेज दीजिए, कुरियर भेज दीजिए, कैसे भी आप अपनी बात रखिए। 30 दिन का वक्त है। इससे पहले भी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, लेकिन 21वां जो लॉ कमीशन था उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद जो उसके अध्यक्ष थे वो हट गए। अभी अगर बात करें तो अभी जो उसके अध्यक्ष है वो चीफ जस्टिस, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, अब वो 22वें लॉ कमीशन के हेड है। तो उन्होंने हलचल शुरू की है और ये इसलिए है कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेना है। पहले जो दिया था उसका टाइम पीरियड बड़ा था, उसे वक्त था उस टाइम, अब 30 दिनों की एक डेडलाइन दी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी जल्दी में। इसके दो कारण है। देखिए अगर मैं इसके राजनीतिक वजह की बात करूं जो आप बार बार कह रहे हैं, तो राजनीतिक वजह इसकी साफ है। कर्नाटक चुनाव बीजेपी अभी हारी है। बीजेपी को समझ में आया है कि अबे हमें वापस से अब हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो हमारी यूएसपी, हमारी ताकत है। एनडीए को मजबूत करना है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर शिंदे अब पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए के जो भी घटक दल है वो आप यहां पर ले लीजिए, उधर दूसरी पार्टी को ले लीजिए, उड़ीसा के अंदर आप ले लीजिए, जो भी इनके सहयोगी दल है उनको ताकत मिलेगी। यानी कि जो वहां के जो लोकल कैडर थे उनको कहा गया है कि भैया ये आपकी सहयोगी पार्टी है, एनडीए की पार्टी है, आप इस तरीके से इनसे बिहेव नहीं करेंगे, उनको समझाया गया। तो पहले तो आप अपने एनडीए को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर यूसीसी लागू करना हुआ तो ये सारे दलों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नावेद जी, फिर यहां पर सवाल वही उठता है, आप लगातार बात कर रहे हैं कि चलिए धर्म समुदाय जो होंगे साथ खड़े होंगे, वो तो देखना होगा, 30 दिन का सरकार ने समय दिया है, जल्दबाजी में सरकार लग रही है। लेकिन एक तबका है जो अभी भी विरोध कर रहा है। अभी आपको सुनवाएंगे किस तरीके से लगातार विरोध चल रहा है। फिरंगी महली यूसीसी का विरोध में बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में यह है कि ये जो देश है भारत, यहाँ पर अलग संप्रदाय, अलग जाति, अलग मजहब के लोग रह रहे हैं। लेकिन अब जब अलग अलग संप्रदाय, जाति, मजहब के लोग हैं, हर तरीके के कानून हैं, कहीं पर खाप पंचायतें हैं, कहीं पर कुछ चीजें हैं, तो अब आप ये बताइए कि किस तरीके से यूसीसी लागू किया जाएगा, क्योंकि चीजें तो बहुत अलग है ना इस देश में। देखिए यूसीसी का मुख्य मकसद क्या है रोहित, ये समझना होगा। यूसीसी का मुख्य मकसद यही है कि शादी में जो अलग अलग डिफरेंशिएट है, शादी को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो कानून है वो अलग है, जिस तरीके से शादी होती है। आप ये सोचिए कि आपको कोई भी इस्लाम मानने से इनकार नहीं कर रहा है, आपको कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। आपकी जो शादी होगी आप उसी तरीके से करेंगे, लेकिन वो सर्टिफाइड होगी कोर्ट से। यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें सब एक मंच पर, एक बैनर तले, एक अम्ब्रेला के नीचे आए। दूसरा मसला होता है तलाक का। अब आप देखिए मुस्लिम जो महिलाएं होती है वो ट्रिपल तलाक के मामले से जूझती हैं। आप ये भी देखिए कि धर्मों के लिहाज से जो भी धर्म बने हैं, हम शुरुआत से ये कहते आए कि धर्म, पंथ, इन सब में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना गया है। जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुराई, बेरोजगारी, आप देख लीजिए भ्रष्टाचारी, ये सारी चीजें आप स्त्रीलिंग में लिखते हैं। मतलब जो लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने धर्म लिखा या जिन्होंने भाषाएं लिखी, उसमें भी उन्होंने महिलाओं को बुराई की जगह पर रखा है। जितने भी बड़ी चीजें हैं वो पुरुष लिंग में होते हैं, जितनी भी बुराइयां होती है वो स्त्रीलिंग में होती है।
तो उन चीजों को भी समानता करने की जरूरत है, ये मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सामान करने की जरूरत है और इसीलिए सरकार एक देश एक कानून की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कब तक सरकार यूसीसी पूरी तरीके से देश में लागू कर देगी? कुछ ऐसी खबरें हैं कि हाँ 2024 चुनाव से पहले अगले 4-6 महीने में, कुछ ऐसी खबरें कि कब तक सरकार लागू कर सकती है देश में यूसीसी? देखिए, खबरें तो यही है कि 2024 चुनाव के पहले इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है जो बीजेपी के साथ में ये कितना फायदा मिलेगा? इस जवाब को साथ लेते चलिएगा, साथ में कितना फायदा मिलेगा 2024? देखिए, असर दिखने लगा। अभी आप फिरंगी महली के बयान की बात कर रहे थे और उसके बाद कांग्रेस का भी बयान आया। जयराम रमेश ने बाकायदा, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक लेटर लिखा है कि हम बीजेपी की इस बांटने वाली जो राजनीति है उसके खिलाफ है। मतलब कांग्रेस भी उसी लाइन पे खेल रही है जो बीजेपी चाहती है। जब वोटों का वर्गीकरण होगा तो किसको फायदा होगा? रोहित, आप इतने वक्त से राजनीति कवर कर रहे हैं, आपको इतना बिल्कुल कोई भी कह सकता है इस पे। जब वोट बटेंगे तो उसमें अंदर जब हिंदू सेंट्रिक होगा तो बीजेपी को फायदा होगा और इसीलिए माना जा रहा है कि 2024 से पहले मोदी से लागू कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें जो लॉ कमीशन है उसने जो निविदाएं मांगी है उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद जो प्रोसीजर होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल 30 दिनों में राय देनी है। अलग अलग धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है और सरकार बहुत जल्दबाजी में है यूसीसी लागू करने के लिए। जिस तरीके से नावेद जी बता रहे थे कि 2024 से पहले अगले 6 महीने में आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखेंगे यूसीसी को लेकर। लेकिन सवाल वहीं पर होगा कि अलग धर्म, संप्रदाय, मजहब इस देश में है, अलग अलग कानून है हर धर्म के, किस तरीके से लागू किया जाएगा, सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल लगातार इस पर हाँ, कुछ नावेद जी और आप कहना चाहते थे? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं रोहित। देखिए, यूसीसी को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और हमें देखना चाहिए कि हम इस वक्त वो देश हैं जो विकसित विकासशील देश है, विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जहां जहां पर यूसीसी लागू है, अमेरिका में लागू है, जापान में लागू है, उन जगहों पर लागू है जहां पर आपके गोवा में भी है, गोवा में भी शायद है ना? नहीं, गोवा में है, सिर्फ एकमात्र राज्य जहां पर गोवा में, और वो जो है बहुत पहले से है, उसको लागू किया हुआ। लेकिन जिन विकसित देशों में ये लागू है वहां पर क्या आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है? वहां पर क्या मुसलमान जो है वो शादी नहीं कर पा रहा है? सब कुछ हो रहा है वहां पर। लेकिन आपको अगर विकसित होना है, अगर आपको मॉडर्नाइज होना है, अगर आपको ये चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी उस लेवल पर लेके जाए, तो उसके लिए यूसीसी बेहद जरूरी है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है नावेद जी, जिस तरीके से बता रहे हैं कि किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ यूसीसी नहीं है, तो जो भ्रांतियां हैं, अगर किसी धर्म को लग रहा हो, मजहब को लग रहा है कि हमारे खिलाफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल लगातार यूसीसी पर सवाल उठ रहे हैं। फिरंगी महली क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उसी के साथ छोड़े जाते हैं, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क में हर 200-300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन कल्चर्स बदल जाते हैं और एक रिलीजियस कम्युनिटी में कई ट्रेडिशन और कल्चर लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और सब लोग अपने पर्सनल लॉज पर अमल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सबका ये मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म का कोई भी कानून मुल्क पर मुसल्लद न करे। और आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, तो कहीं ना कहीं मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करने में भी यूसीसी एक बड़ी रुकावट है।